बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। नादरीन, एक तो 10 मई की सजाएं हैं। इमरान खान साहब के घर के बारे में ये खबर आई कि जनाब उसको कहीं नीलाम किया जा रहा है, बनी गाला वाला। उसकी हकीकत क्या है वो भी आपको मैं बताता हूं। फिर इस फैसले के ऊपर जो रद्द-ए-अमल है वो भी, और बाजोड़ में एक ऑपरेशन जारी है इमरान खान साहब के हुक्म के बावजूद। और भी कुछ खबरें हैं, बहुत सारी तफसीलात है, मैं आपके सामने रख लूंगा अगले 10-15 मिनट में। सबसे पहले तो 9 मई के 2 मुकदमात में फैसले आए हैं, और ये 2 अलग अलग मुकदमात हैं। इनमें से एक मुकदमा शादमान थाने का जलाओ घिराव 9 मई के हवाले से, और दूसरा राहत बेकरी का जलाओ घिराव। ये 2 मुकदमात हैं। इनमें जो सजाएं सुनाई गई हैं उनमें जो अहम लोग हैं जिन्हें सजा हुई है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा 10-10 साल की सजा हो गई, उमर चीमा साहब 10-10 साल की सजा हो गई, एजाज चौधरी साहब 10-10 साल की सजा हो गई सेनेटर, और मियां महमूद रशीद 10-10 साल की, इन्हें भी सजा हो गई है। आयशा भुट्टा साहिबा को 10 साल की सजा हुई है, और इमरान खान साहब के गार्ड हाफिज अरशद, इन्हें भी 10 साल की सजा सुनाई गई कैद की। हालांकि उस वक्त वो इस्लामाबाद में मौजूद थे, इमरान खान के साथ उनकी सिक्योरिटी कर रहे थे जिस वक्त बाद में लाहौर में एहतजाज हुआ। तो इतनी जल्दी तो बंदा पहुंच ही नहीं सकता। अब इनके पास कोई जहाज जो हेलीकॉप्टर तो था नहीं, लेकिन फिर भी इनको भी सजा दे दी गई है 10 साल की। तो यानी जो भी निजाम को लगता है कि इन लोगों को सजा देनी चाहिए तो उन्हें दी जाती है। अब कुछ लोग जो है उन्हें बरी किया गया है इन केसेस में, जिनमें शाह महमूद कुरैशी साहब एक बड़ी अहम शख्सियत है। इन्होंने 2 साल तकरीबन जेल काटी है, और अब शायद वो बाहर आ जाए। उनके बाहर आने से ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक ऐसी शख्सियत मिल जाएगी आजाद, जो मामलात को देख सकेगी। देखिए, इससे पहले परवेज इलाही साहब बाहर आए, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाए, पार्टी के लिए कोई फाल किरदार उन्होंने अदा नहीं किया। वो तब से अब तक खामोश हैं और बेहतर वक्त का इंतजार कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आते हैं तो क्या एक्टिव हो पाएंगे, मामलात को कंट्रोल कर पाएंगे, चीजों को अपने हाथ में ले पाएंगे? इमरान खान साहब के साथियों में से एक है, वफादारी उन्होंने निभाई है, बहुत मार खाई है, लेकिन उनके बेटे की वजह से एक कंट्रोवर्सी जन्म ले गई थी, और अभी जो उनको बाइज्जत बरी किया गया है, कुछ लोग इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन ये तो वक्त साबित करेगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आकर किस तरह के फैसले करते हैं। उनके फैसलों से अंदाजा हो जाएगा लोगों को कि शाह महमूद कुरैशी साहब किस तरफ खड़े हैं। बहरहाल वो बाइज्जत बरी हो गए, ये बड़ी अच्छी खबर है उनकी फैमिली के लिए, और वो बिल्कुल बेगुनाह थे इस सारे मामले में। देखिए, बहुत सारे लोगों का, किसी का बहुत थोड़ा सा कसूर हो सकता है, वो वहां मौजूद हो सकता है, किसी का कसूर हो सकता है कि वो वहां से गुजर रहा हो सकता है। शाह महमूद कुरैशी साहब का तो ये भी नहीं था, तो उन्हें तो बिला वजह ही जेल में डाला हुआ था, और उनको काफी रगड़ा लग चुका है। आयशा भुट्टा साहिबा 10 साल की सजा उनको हुई है। फिर सरम जावेद खान को 5 साल की सजा हुई इस सारे मामले में, और आलिया हमजा साहिबा को भी 5 साल की सजा हुई इसी केस के अंदर। तो टोटल 45 मुल्जिमान के ट्रायल हुए हैं, जिनमें से 25 गिरफ्तार थे और 15 इश्तिहारी हैं। एक का इंतकाल हो गया है, और कुछ जो है वो जमानतों के ऊपर है। तो ये है जनाब सारा मामला उस केस का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर 9 मई के हवाले से चलाया गया। शवाहिद और सबूतों की सूरत-ए-हाल आपके सामने है। साजिश का मामला जो रखा गया वो भी आपके सामने है कि छोटी सी टेबल के नीचे छुपा हुआ पुलिस वाला, पर्दे और सोफे के नीचे घुसा हुआ पुलिस वाला, ये अब इस साजिश के स्टार गवाहान हैं। साजिश वाला मामला तो अब आपके सामने है। वो पहले दिन से आपको आइडिया है कि वो 2 नंबरी हो रही है। अब ये जो लोग हैं जिन्हें सजाएं दी जा रही, क्या ये क्रिमिनल हैं या ये मुसल्ला लोग हैं? यानी एक खबर आती है पाकिस्तान में कि उजैर बलोच बाइज्जत बरी हो गए, और दूसरी खबर आती है पाकिस्तान में कि यास्मीन राशिद, उन्हें 10-10 साल की सजा हो गई। अब इन दोनों को अगर आप गौर से देखें तो आपको पता चल जाएगा आज पाकिस्तान कहां खड़ा हुआ है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए गुनाह यह नहीं है कि आपने कितने आदमी मारे या कितना आपने दहशत फैलाई। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए गुनाह यह है कि आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मफाद के खिलाफ क्यों चले। यह है असल कहानी। फैसले पर पीटीआई का रद्द-ए-अमल, ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि शदीद रद्द-ए-अमल दिया उन्होंने। 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात के हवाले से लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से पार्टी की सीनियर क़यादत और कारकुनों को सुनाई गई सजाएं इंसाफ और अदल के मुंह पर एक तमाचा है। ये फैसले कानूनी उसूलों और मुनसिफाना ट्रायल के तमाम तकाजों को नजरअंदाज करते हुए सियासी इंतकाम की बुनियाद पर दिए गए हैं। यह अमर इंतहाई अफसोसनाक है कि इन मुकदमात में शफाफियत को यकसर बालाए ताक रखा गया और मुल्जिमान को अपने दिफा का मौका तक नहीं दिया गया। कानूनी तकादे पूरे किए बगैर देर रात तक बंद कमरों में ट्रायल चलाए गए, और इन ट्रायल्स के अंदर जो है वो सहाफियों को भी नहीं आने दिया जा रहा था। जब ट्रायल्स का इख्तिताम हो रहा था, चीजों को कंक्लूड किया जा रहा था, तो सहाफी क्योंकि रिपोर्ट करते थे जो भी अदालत के अंदर ऐसी चीजें हो रही थी जो नाइंसाफी पर मबनी थी, तो फिर सहाफियों का दाखिला भी बंद कर दिया गया। ये ट्रायल बिल्कुल वैसे ही किया गया जैसे मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल हुआ था। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके ऊपर जो है वो इस सजा सुनाना आइन और इंसाफ दोनों का मजाक करार दिया है, और एक तयशुदा स्क्रिप्ट के तहत ये फैसले सुनाए जा रहे हैं। जाहिर होता है कि इन फैसलों का मकसद सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाना और इसकी क़यादत और कारकुनों को खौफजदा करना है।
तो नादरीन सादी सी बात यह है, वन लाइनर। ये जज है जनाब मंजर अली गुल साहब, इन्होंने ये फैसला सुनाया। जज मंजर अली साहब ने, ये अगर तस्वीर आप इनकी देख भी लें तो अब जनाब ये है जज साहब जिन्होंने ये फैसला सुना दिया। एक तरफ उजैर बलूच की बाइज्जत बरी होने की खबर आती है, दूसरी तरफ यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, सनम जावेद खान और आयशा भुट्टा को 5-5, 10-10 साल की सजाएं सुनाने की खबर आती है। ये इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है। अब आए नादरीन, इमरान खान साहब का घर बनीगाला वाला सुबह खबर आती है कि जनाब उनको फरोख्त किया जा रहा है या उसको नीलामी उसकी हो रही है, और फिर हर तरफ शोर मच जाता है। सलमान अकरम राजा साहब भी एक ट्वीट कर देते हैं इसके बारे में, वो ये कहते हैं जी मुझे इसके बारे में भी पता नहीं था, लेकिन अभी ये खबर आई है तो इसके ऊपर फिर हम देखेंगे। लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं, बल्कि ये इमरान खान साहब का बनीगाला का घर नीलाम नहीं हो रहा था, क्योंकि देखिए नीलामी का कोई अदालत से ऑर्डर ही नहीं है ना। वैसे तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, लेकिन बनीगाला का जो घर है इमरान खान साहब का, उसकी नीलामी का कोई ऑर्डर नहीं था। लोगों ने इसको ऐसे लिया क्योंकि जो इश्तिहार लगा हुआ था ना, उस इश्तिहार पे इमरान खान साहब का ऊपर नाम लिखा हुआ था और बनीगाला लिखा हुआ था। तो नॉर्मली आदमी को यही लगता है, मुझे भी पहले इश्तिहार पढ़ के यही लगा कि ये ऐसा ही है, लेकिन फिर मैंने 2-4 लोगों से रब्ता किया तो उन्होंने बताया नहीं, ये प्रॉपर्टी मलिक रियाज की और फराह खान की है। यानी कुछ प्रॉपर्टी जो है वो मलिक रियाज के बेटे अली रियाज के नाम पे थी, और कुछ जो है वो फराह खान की प्रॉपर्टी थी जो बुशरा बीबी की दोस्त है। फराह खान बहुत सारे हवालों से कंट्रोवर्शियल है, पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से भी इनका नाम आता रहा है और कुछ करप्शन के हवाले से भी इनका नाम आता रहा है, लेकिन अभी तक इनके खिलाफ कोई ऐसी चीज पकड़ी नहीं गई और ये काबू भी नहीं आई, ये पाकिस्तान से बाहर चली गई थी। और बुशरा बीबी की क्योंकि ये ताल्लुक वाली थी तो बुशरा बीबी को इनके जरिए से लपेटा जाता है, लेकिन बुशरा बीबी के खिलाफ अभी तक कोई चीज वैसे साबित करने में रियासत नाकाम रही है। बार फराह खान वाला मामला जो है ये पहले भी मशकूक था और आज भी है, और ये जो नीलामी हुई है इसमें 2 लोगों की प्रॉपर्टी थी, अली रियाज की जो मेरी इत्तला के मुताबिक है और फराह खान की थी। अली रियाज की 405 कनाल की जो अरादी है, 405 कनाल, ये इसके बारे में है कि ये सेल हो गई है, ये बिक गई है, और फी कनाल जो है वो 34,20,000 रुपए के हिसाब से बिकी है। तो कीमत तो बड़ी अच्छी, यानी ये सस्ती बिक गई है। जिसने खरीदी है वो तो मुनाफे में रहा है। 34 लाख रुपए कनाल तो इस्लामाबाद में जमीन मिलती नहीं है। अगर किसी को 34,20,000 रुपए कनाल के हिसाब से जमीन मिल गई इस्लामाबाद बनीगाला में, तो वो बड़ा लकी आदमी है। तो अली रियाज वाली 405 कनाल अरादी तो ये ऐसे गई, जबकि फराह खान की जो जमीन है वो नहीं बिक सकी। टोटल 2 लोग आए जो इस बोली में शामिल हो रहे थे, यानी लोगों की दिलचस्पी भी नहीं, लोगों को आइडिया है कि ये जमीनें कैसे बिक रही हैं और क्या हो रहा है, कल को पता नहीं क्या होगा, अदालत से कोई ऑर्डर आ जाएगा, बिला वजह मुशक्कत करने की जरूरत नहीं है। ये चीजें शरीफ खानदान के साथ भी होती रही है, लेकिन उनके तो बड़े सीरियस मुकदमा थे करप्शन के। लेकिन जो उनके घर के साथ किया गया, उनकी गैर मौजूदगी में परवेज मुशर्रफ ने उनके घर को एक ओल्ड होम में तब्दील कर दिया था और वहां पे बूढ़े लोग रहते थे। बाद में जब शरीफ खानदान वापस आया तो मैं वहां गया उनका इंटरव्यू करने के लिए, तो वो बूढ़े लोग वहां से निकाले जा रहे थे और शरीफ खानदान ने वापस अपना घर रेनोवेट किया और अब वहां पे दफ्तर बनाया हुआ इन्होंने मॉलटाउन में। तो उनके घर पे कंट्रोल हो गया था उस दौर में। इसी तरह ये चीज इसाक डार के साथ भी हुई थी, लेकिन उन्होंने बाद में अदालत से रुजू कर लिया था और अदालत के जरिए से चीजों को कंट्रोल किया था। नाज़रीन, ये लाहौर में एक ट्रक जाता हुआ नजर आ रहा है एक वीडियो में, और ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। इस ट्रक के ऊपर 2 पाकिस्तान के झंडे लगे हुए हैं और ट्रक की बैक साइड पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का फोटो लगा हुआ है। ये माजी में होता रहा है। ज़ियाउल हक के फोटो भी हमने ट्रक के पीछे लगे हुए देखे, हमने परवेज मुशर्रफ के फोटो भी ट्रक के पीछे लगे हुए देखे, हमने निशाने हैदर जो हमारे फौजी हैं उनके भी फोटोज लगे हुए ट्रकों के पीछे देखे, हमने एक जो है वो ज़ियाउल हक के बहुत देखे। ट्रक आर्ट उस दौर में ये किया जाता था कि ट्रकों के पीछे ज़ियाउल हक के फोटो लगाए जाते थे ताकि हर तरफ ये ट्रक जाते हैं तो साथ फोटो भी जाए। तो अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की एक ट्रक के पीछे एक फोटो लगी हुई है और ये लाहौर में से गुजर रहा है। क्योंकि मैंने इस इलाके को पहचानने की कोशिश की तो मुझे लगा ये लाहौर है, ये वो ब्रिज है और उसके साथ वो जो वायर्स वाला ब्रिज है ये वो वाला है मीनार पाकिस्तान के करीब, तो गालिबन ये वहां से गुजर रहा है। तो मैं चंद चीजें इस वीडियो को देखने के बाद आपको बता दूं। एक तो इस ट्रक के ऊपर एक ड्रोन उड़ रहा है जो कवरेज कर रहा है इस ट्रक की खास तौर पे। दूसरा, इस ट्रक के पीछे एक DSNG जा रही है जो लाइव कवरेज करती है ARY की। तो एक गाड़ी ARY की इस ट्रक के पीछे कवरेज के लिए है और इस ट्रक के ऊपर भी एक ड्रोन है। और तीसरी बात यह है कि लाहौर में दिन के वक्त ट्रक दाखिल नहीं होते। जब तक मुझे पता है कानून का आखिरी खबरें आने तक, तब तक तो लाहौर में यह कानून नहीं था कि दिन के वक्त ट्रक लाहौर में दाखिल हो। और ये दिन की रोशनी में ट्रक जा रहा है इसके ऊपर, क्योंकि आसिम मुनीर साहब का फोटो है तो इसको दिन क्या रात क्या, ये जब मर्जी जहां मर्जी चला जाए। तो इस ट्रक को दिन के वक्त लाहौर में से गुजारा गया है, ये प्रोडक्शन है मेरे ख्याल में। तो आसिम मुनीर साहब को ऐसी ब्रांडिंग की क्या जरूरत है, ये समझ नहीं आ रही, या उनकी ये ब्रांडिंग क्यों की जा रही है। यानी अगर आप अलाउ करें तो पूरे पाकिस्तान के जो ट्रक वाले मियां वाली से आते हैं ज्यादातर,
तो ये तो सारे इमरान खान का फोटो लगा देंगे अपने अपने ट्रक के पीछे। अताउल्ला ईसा खेलवी का फोटो बहुत ज्यादा लगाया ट्रकों के पीछे, मियां वाली के जो हमारे ड्राइवर साहबान है उन्होंने। तो ये क्या जरूरत पड़ी है कि इतनी ब्रांडिंग की जा रही है आर्मी चीफ की? क्यों बार बार अवाम का पैसा इन चीजों पर लग रहा है? ये बात मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल ये शाह से ज्यादा कुछ लोग शाह के वफादार भी होते हैं, लेकिन ये वीडियो जो है सारी कहानी खोल रही है कि ये कोई नेचुरली कोई वीडियो नहीं है, ये बाकायदा ब्रांडिंग की जा रही है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की। किस मकसद के लिए की जा रही है? अभी आने वाले दिनों में उनकी एक्सटेंशन का एक मामला है। 29 तारीख के बाद वो क्या आर्मी चीफ रहेंगे या नया आर्मी चीफ आएगा, या उन्हें एक्सटेंशन 2 साल की मिलेगी या 5 साल की मिलेगी, इसके बारे में अभी कुछ आइडिया नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस वक्त उनकी ये ब्रांडिंग करने का मकसद क्या है ये समझ आ जाती है। नाज़रीन, एक और चीज है, बाजोड़ की सूरत हाल लगातार खराब हो रही है। वहां पे एक ऑपरेशन चल रहा है और लोग कैंपों के अंदर बेयारो मददगार पड़े हुए हैं। जो लोग नकल मकानी कर आए हैं उनके लिए हुकूमत ने किसी किस्म का कोई बंदोबस्त नहीं किया। वो मुख्तलिफ इलाकों में रिहाइश पदीर हैं बेचारे, उनके लिए सर ढांकने के लिए भी जगह नहीं है कुछ लोगों के लिए। सूबाई हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने कोई खास इकदाम नहीं किए। जो वहां मकामी सहाफ़ी हैं वो ये बता रहे थे, हमारे एक सहाफ़ी हैं जाहिद खान साहब, वो सुबह नाश्ते का सामान और खाना पीना लेकर गए थे बहुत सारे लोगों के लिए। उन्होंने अपील भी की है कि ये लोग आपके मेहमान हैं, ये मुसीबत के मारे हैं, अपने इलाके छोड़कर आए तो इनकी मदद करें। तो मेरी भी पाकिस्तानियों से गुजारिश है, जिन जिन इलाकों में ये लोग आते हैं, जिनके इलाकों में ऑपरेशन किया जा रहा है, इनकी मदद करें। दूसरा एक और चीज ये है कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को कहा था कि अगर ऑपरेशन नहीं रुकवा सकता तो इस्तीफा दे दो। अब वो बजाय इसके कि ऑपरेशन रुकवाएं, वो कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब, और जगह जगह कर्फ्यू लगा रहे हैं और कर्फ्यू के बाद वहां पे ऑपरेशन हो रहे हैं। तो इस वक्त बाजोड़ में एक ऑपरेशन जारी है, मिलिट्री ऑपरेशन, जिसे इमरान खान साहब ये समझते हैं कि ये मसाइल का हल नहीं है बल्कि इससे मसाइल बढ़ जाते हैं। लेकिन गंडापुर साहब ऑपरेशन रुकवाने के बजाय ऑपरेशन में सहूलतकारी कर रहे हैं और लोग नकल मकानी भी लोगों की हो रही है, उनका ख्याल भी नहीं रखा जा रहा। दूसरी जानिब जो है वो लोगों के घर और उनकी इमारतें वो तबाह हो रही हैं, कोलेटरल डैमेज भी साथ साथ हो रहा है। और अली अमीन गंडापुर साहब कर्फ्यू लगाकर मदद भी कर रहे हैं, जबकि इमरान खान साहब से मिलने से अली अमीन गंडापुर साहब गुज़िश्ता काफी लंबे अरसे से कतरा रहे हैं। वो इमरान खान साहब से मुलाकात करने भी नहीं गए। उनका एक जूनियर है, बहुत जूनियर है, बैरिस्टर सैफ, वो मुलाकात के लिए चला जाता है और आकर अली अमीन गंडापुर साहब को बता देता है, उसको मिलने दिया जाता है, अली अमीन गंडापुर को नहीं मिलने दिया जाता। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अली अमीन गंडापुर जिस दिन मिलना चाहेगा इमरान खान से तो सिर्फ 5 घंटे के लिए रस्सा बंद करेगा और उसकी मुलाकात इमरान खान साहब से मिन्नत करके करवा दी जाएगी। ये मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो मिलना नहीं चाहता। नाज़रीन, बलूचिस्तान से एक असिस्टेंट कमिश्नर अगवा हो गया है और यह वाकया एक दफा नहीं हुआ, ये वाकयात पाकिस्तान में बार बार हो रहे हैं। बलूचिस्तान के जिला ज़ियारत की तहसील ज़ियारत के असिस्टेंट कमिश्नर अफजल बाकी को उनके बेटे समेत अगवा कर लिया गया है। बलूचिस्तान में 9 हफ्तों के दौरान किसी असिस्टेंट कमिश्नर के अगवा का यह दूसरा वाकया है। यह नाज़रीन सूरत-ए-हाल है इस वक्त बलूचिस्तान की कि आप वहां पे जमीन पे सफर नहीं कर सकते, आम आदमी वहां पे जा नहीं सकता। अगर ऑफिसर्स भी निकलते हैं या हुकूमती लोग भी निकलते हैं तो वो बहुत बड़ी सिक्योरिटी के साथ निकलते हैं। ट्रेन वहां पे बंद कर दी गई है, मोबाइल इंटरनेट सर्विस जो है वो वहां पे मुअत्तल कर दी गई है और लोगों को मना कर दिया गया है कि वो गैर जरूरी तौर पे ट्रैवल ना करें। रात के वक्त कोई भी गाड़ी सड़क पे नहीं होती। ये एक सूबे की हालत कर दी है। पाकिस्तान के फैसला साजों ने गलत फैसले कर करके लोगों को दीवार के साथ लगा लगा कर आज भी बलूचिस्तान में जबरी तौर पे गुमशुदगियों के खिलाफ इस्लामाबाद में वो लोग बैठे हैं बेचारे और वो ये कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक, इंसाफ के मुताबिक हमारा सूबा चलाया जाए। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसे अदालत में पेश किया जाए। जबरी गुमशुदगियां कोई किसी मसले का हल नहीं है। इससे नफरत और दहशतगर्दी में इजाफा होता है और लगातार होता चला जा रहा है। नाज़रीन, ये एक और सर्वे आया और ये सर्वे लाहौर से आया, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपके सामने रखता हूं। ये रिपब्लिक पॉलिसी का सर्वे है और लाहौर में इन्होंने जुलाई में यह सर्वे किया है और अब इन्होंने यह सर्वे जारी कर दिया है। रिपब्लिक पॉलिसी लाहौर का जुलाई 2025 में इंतखाबी सर्वे शाया हो गया। सर्वे के आदाद-ओ-शुमार शहर की सियासी तरजीहात और अवामी रुझानात की वाज़ेह तस्वीर पेश करते हैं। यानी लोगों से इन्होंने पूछा कि आप ये बताएं कि आप किसे वोट डालेंगे अगर अभी इलेक्शन हो जाते हैं तो लाहौर में क्योंकि इलेक्शन आ भी रहा है तो लाहौर के शहरियों ने जो जवाब दिया वो बड़ा दिलचस्प है। 51% शहरियों ने कहा कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को वोट डालेंगे। 51%, अंदाजा करें आप, 51%। जबकि सिर्फ 16% शहरियों ने कहा कि वो PMLN को वोट डालेंगे। याद रखिएगा, 16% वोटिंग ट्रेंड अगर आपके हक में है ना तो आप एक भी सीट लाहौर से नहीं जीत सकते। एक भी सीट आप नहीं जीत सकते अगर 16% आपकी हालत है तो। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को 51%, वो सारी सीटें जीतने की पोजीशन में, क्योंकि हर हलके के अंदर जो ज्यादा वोट लेगा वो जीत जाएगा।
तो जो हालत पीएमएलएन की बन गई, वो तो एक भी सीट इस वक्त लाहौर से नहीं जीत सकते। बहरहाल शहरियों की 51% तादाद पीटीआई के साथ खड़ी है, 16% सिर्फ पीएमएलएन के साथ खड़े हैं, तहरीक लब्बैक के साथ 5%, पीपल्स पार्टी के साथ 3% और जमात इस्लामी के साथ 2%। जेयूआई बिल्कुल लाहौर में नहीं है, बाकी जमातें भी नहीं है। और कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया, जो ये बता नहीं पाए कि वो किसको वोट डालना चाहते हैं, उनकी तादाद 23% है। इन 23% लोगों को भी अगर आप शामिल कर देना पीएमएलएन के साथ, फिर भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में लाहौर में सीट नहीं निकाल सकते। ये हालात है। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया हुआ कि हर हाल में उन्होंने इमरान खान को बाहर निकालना है और उसकी पार्टी को शिकस्त देनी है और दीवार के साथ लगाना है। तो ऐसी सूरत हाल में जो भी इलेक्शन होता है, फॉर्म 47 आ जाते हैं। जैसा कि वो फॉर्म 47 देने वाला आजकल पकड़ा हुआ है ना, एडीसीआर इकबाल संघेड़ा, उसको अदालत में पेश किया था। तो एडीसीआर जो था सियालकोट का, जिसने बहुत सारे लोगों को जाली इलेक्शन जितवाया फॉर्म 47 देखकर, वो करप्शन में पकड़ा गया और इस वक्त उसका दोबारा रिमांड हासिल किया पुलिस ने। और यह कहा गया कि इससे मजीद रिकवरी करनी है, तो जज ने मजीद रिकवरी के लिए उसका मजीद रिमांड दे दिया है। अब इस आदमी का सबसे बड़ा जुर्म करप्शन नहीं है, करप्शन तो बहुत सारे लोग करते हैं। करप्शन के इल्जाम तो शरीफ खानदान, जरदारी खानदान के ऊपर भी हैं। भाई चपड़ासियों के और ड्राइवरों के अकाउंट के अंदर अरबों रुपया निकल आया, वो करप्शन नहीं थी तो और क्या थी? तो भारत करप्शन तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन इस आदमी का जो असल जुर्म है वो है जाली फॉर्म 47 जारी करना, जिससे इसने पूरी कौम का मैंडेट चोरी करने की एक साजिश का हिस्सा ये शख्स बना। इसको उसमें सजा होनी चाहिए। ये जितने भी आरोप है ना, इनको सजा होनी चाहिए जाली फॉर्म 47 जारी करने के मामले में। करप्शन बहुत छोटा जुर्म है इसके मुकाबले में। आपने पूरी कौम के साथ खियानत की, पूरी कौम ने वोट कहीं और डाला, आपने वोट कहीं और से निकाल दिया। अवामी फैसले के बरखिलाफ आपने एक जाली फॉर्म 47 जारी कर दिया कि ये वाला उम्मीदवार कामयाब है, सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के दबाव में आकर या अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए। तो अब अंदर बैठा हुआ सुकून है उन, और बाकी भी इंशाल्लाह ऐसे ही पकड़े जाएंगे एक एक करके। जिन्होंने गाजरें खाई है उनके पेट में दर्द तो होगा। नाज़रीन, मुफ्ती मुनीब साहब को लॉन्च किया गया। मुफ्ती मुनीब साहब ने जो स्टेटमेंट दिया इमरान खान साहब के खिलाफ, उस स्टेटमेंट अगर आप देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये लोग किधर से लॉन्च होते हैं और किस तरफ चल पड़ते हैं। वो कहते हैं खान साहब के बारे में कोई पेशगोई की जा सकती है और ना कोई उनका जामिन बन सकता है। वो किसी और को टनजन जंगल का बादशाह कहते हैं, लेकिन अपनी जमात की हद तक वो खुद भी जंगल के बादशाह से आगे की चीज है। अब ये मुफ्ती साहब जो है ना, ये एक दो दिन से बहुत तनकीद कर रहे हैं इमरान खान साहब पे। तो इद्दत के केस में ये मुफ्ती नहीं बोला, यानी जब इद्दत जैसा एक दीनी मामला छिड़ा उसके अंदर ये मुफ्ती नहीं बोला। वजू के लिए इमरान खान ने बताया उसे गंदा पानी दिया जा रहा है, उस पर यह मुफ्ती नहीं बोला। फलस्तीन के बारे में पाकिस्तान में एहतजाज पर पाबंदी है, यह मुफ्ती नहीं बोला। जनरल कुरेला को, जिसने ईरान के ऊपर अटैक करवाया, जिसने हर जगह पे वो फलस्तीनियों की या हमास की मुखालफत करता है और इसराइल की हमायत करता है, उसको पाकिस्तान में अवार्ड से नवाजा गया, यह मौलवी नहीं बोला। ट्रंप को नोबेल इनाम के मामले में यह मौलवी नहीं बोला। खवातीन को सड़कों पर घसीटा गया, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस बार बार पामाल किया गया, यह मौलवी नहीं बोला। लेकिन अब सोशल मीडिया के खिलाफ यह बोल पड़ा, इमरान खान के खिलाफ यह बोल पड़ा। तो अब आप अंदाजा करना हर आदमी कहां कहां से कंट्रोल हो रहा है। वैसे सोशल मीडिया के खिलाफ ऐसा लगता है कुछ बड़ा होने जा रहा है। उसकी वजह यह है कि आसिम मुनीर साहब भी, उनके कुछ और जानने वाले भी, ये दो चार मौलवी भी, और इनके अलावा बलूचिस्तान का जो वजीर आला वो भी, अब ये सारे लोग एक साथ यकजुबान होकर सोशल मीडिया को टारगेट करना शुरू हो गए हैं। तो ऐसा लगता है कि मुल्ला मिलिट्री अलायंस जो है वो एक दफा फिर एक्टिव हो गया है और अब सोशल मीडिया को ये टारगेट करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, दो छोटी छोटी खबरें जल्दी जल्दी आपको बता दूं। एक तो शहजाद फारूक जो है वो अदालत में उसका केस लगा और वो बाजियाब हो गया, ये बड़ी अच्छी बात है। लाहौर से इसको गिरफ्तार किया गया था और वीडियो मौजूद होने की वजह से केस बड़ा मजबूत था, तो पुलिस ने गिरफ्तार किया था, फिर पुलिस फंस गई, लिहाजा अदालत में जैसे ही केस लगा तो शहजाद फारूक बाजियाब हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है, अबाद फारूक का भाई है, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा जो है वो सिंध में खबर एक आ रही है कि 14 अगस्त के मौके पर दफा 144, ये बहुत अजीब चीज लग रही है मुझे कि 14 अगस्त तो जश्न आजादी लोग बनाते हैं, तो दफा 144 क्या वाकई ये हो सकता है? खबर तो एक आई है, इसकी कंफर्मेशन कुछ लोग दे रहे हैं, लेकिन सिंध की गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि 14 अगस्त यौम आजादी और दफा 144 सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डर से, या इस डर से कि वहां पे इमरान खान के नारे लग जाएंगे और आपको कोई मुंह नहीं लगाएगा। अब तक